हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। तो मित्रों, कल हमने जो लास्ट वीडियो थी, अगर हम उसकी बात करें, ना कि ये बोलें कल हमने जो लास्ट वीडियो थी वो हमने एंड की थी अर्नस्ट हैकेल साहब के क्लासिफिकेशन के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अर्नस्ट हैकेल साहब ने क्या बताया था? अर्नस्ट हैकेल साहब ने जो बताया वो क्या बताया? इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था इन 1860s में दिया था मित्रों, बात को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अर्नस्ट हैकेल साहब ने ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया। प्लेंटी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, इसमें किया। एक्चुअल में क्या था, कल गलती से प्रोटिस्टा इधर लिख गया था, वो मैं बताऊंगा। मैं ये बात भी क्यों बता रहा हूं आपको। ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्लासिफिकेशन कोई दे रहा है तो अगर जैसे उन्होंने दिया प्रोटिस्टा प्लेंटी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, तो आप किसी को कहीं भी लिखो, ये रूल नहीं होता मित्रों। हमेशा याद रखना, ये रूल नहीं होता कि अगर कोई क्लासिफिकेशन दे रहा है और उसका नाम जैसे दे रहा है तो वो सीरियल से ही माने जाते हैं। जैसे प्लेंटी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, ये क्लासिफिकेशन दिया अर्नस्ट हैकेल साहब ने, तो सीक्वेंस क्या माना जाएगा? पहले प्लेंटी, फिर प्रोटिस्टा, फिर एनिमेलिया। क्योंकि वो इसलिए मित्रों, जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, भाई ये साइड तो राइट साइड है, राइट, ये लेफ्ट साइड है, वैलिड। तो जब राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे हम, राइट टू लेफ्ट, तो ये चीज फाइलोजेनिक ट्रेंड को दिखाती है, फाइलोजेनी को शो करती है। कैसे? जो लेफ्ट में है, वो सॉरी राइट में है, वो मोर प्रिमिटिव है, और जो लेफ्ट में आएगा वो मोर एडवांस आएगा। बात को समझना, जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो राइट वाली चीज ये दिखाएगी कि वो मोर प्रिमिटिव है, और लेफ्ट वाली चीज ये दिखाएगी कि वो मोर एडवांस है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना मित्रों। ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, मैं खड़ा हूं आपके सामने, ये मेरी राइट साइड रही, ये मेरी लेफ्ट साइड रही, हर्ट मेरा लेफ्ट साइड में, ठीक है, राइट साइड मेरी ये है। आपने डायग्राम देखा होगा हर्ट का डायग्राम देखा होगा। तो हर्ट का डायग्राम जब बनाते हैं, मैं रफली बना लेता हूं। हर्ट का डायग्राम जब बनाते हैं तो राइट साइड कौन सी दिखाते हैं? राइट साइड यही तो दिखाते हैं, राइट साइड, और लेफ्ट साइड इसको लिखते हो आप, इधर राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड। बात क्लियर है? तो इसलिए मैंने बताया कि हुआ क्या, कल एक्चुअल में जल्दी में मेरे से वही दिक्कत हो गई जो ज़्यादातर होती है, कि मैंने प्रोटिस्टा को इधर लिख दिया था, एनिमेलिया को इधर लिख लिया था। लेकिन याद रखना, अगर कोई भी साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन देता है और उस क्लासिफिकेशन में जो वो सीरियल नंबर बताता है, ठीक है, तो उस सीरियल नंबर की स्टार्टिंग करनी है राइट साइड से लिखना, और एंड होगा लेफ्ट साइड पर जाकर। राइट साइड से स्टार्टिंग करोगे लिखने की, जैसे मैंने प्लेंटी लिखा। अब जैसे अर्नस्ट हैकेल साहब ने क्लासिफिकेशन दिया मित्रों, प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, तो प्लेंटी मैंने लिखा राइट साइड, फिर प्रोटिस्टा लिखा, फिर एनिमेलिया लिखा। भाई राइट टू लेफ्ट ही लिखते हैं हम, सीधी सी बात है। तो राइट साइड दिखाती है मोर प्रिमिटिव को, और लेफ्ट साइड दिखाएगी मोर एडवांस को। ये हर क्लासिफिकेशन में आएगा। जिस भी क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं है, याद रखना, जिस भी क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं है उसमें अपने आप से ये अंडरस्टूड बात है कि राइट साइड मोर प्रिमिटिव और लेफ्ट साइड मोर एडवांस। अगर बाय द वे किसी कारण से कोई क्लासिफिकेशन देता है और उसको इवोल्यूशनरी ट्रेंड अगर और तरीके से बता रहा है तो उसको वो चीज़ शो करनी पड़ेगी, जैसे हमारे आर.एच. विताकर साहब ने किया। आर.एच. विताकर साहब ने क्या दिखाया था? वर्टिकली दिखाया है उन्होंने फाइलोजेनिक इवोल्यूशन को
मतलब फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, सॉरी, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप को उन्होंने वर्टिकली दिखाया है ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर किसी में नहीं दिया है तो माना जाएगा राइट टू लेफ्ट। चलिए जी, ये बात फिनिश हो जाती है मित्रों। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, तो मित्रों कल हमारी बात हो चुकी थी, मतलब लास्ट वीडियो में हमारी बात जो हो चुकी थी वो हो चुकी थी कहाँ से, 1800 सन से लेकर, और बात हुई थी 1911 तक, ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम बात करेंगे किस ड्यूरेशन की, आज हम शताब्दी लेंगे 1900 टू 2000, ये वाला हम लेंगे। 1900, बल्कि 1900 ना ले, जो उन्होंने काम फिनिश किया था, जो बेंथम हुकर साहब का काम फिनिश था, जो उन्होंने जनरा प्लांटेरम बुक दी थी, जनरा प्लांटेरम, वो मित्रों उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था कि 1862 से 1883-84 तक लिखना स्टार्ट किया था, दिया था। तो हम यहाँ से आगे का काम लेते हैं कि क्या आया इससे आगे का, 83-84 से आगे का लेते हैं, क्योंकि आया बीच में, ऐसा नहीं है कि केवल 1900 शताब्दी से और 2000 तक ही आया काम, ऐसा कुछ नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं मित्रों 1806 से लेकर सन 2000 तक का हम टाइम स्पेल को लेते हैं। क्लियर है? यहाँ तक हमने लिया 1886 से 2000 तक। तो 1886 में मित्रों क्या होता है, A.W. आइकलर साहब, 1886 में A.W. आइकलर साहब आते हैं और वो अपना क्लासिफिकेशन देते हैं। क्या देते हैं देखिए, A.W. आइकलर, A.W. आइकलर, A.W. आइकलर साहब आए, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। मित्रों हम एक चीज और देखेंगे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। मैंने बोला 2 किंगडम हो, चाहे 2 किंगडम हो, ओहो, चाहे 2 किंगडम हो, 2 किंगडम हो, 3 किंगडम हो, 4 किंगडम हो, 5 किंगडम हो, जो भी होगा, या 6 किंगडम। कार्ल वुथ साहब का 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे। इनकी शुरुआत मित्रों जो करते हैं ये लोग, ये क्लासिफाई करेंगे, या ऑल ऑर्गेनिजम्स को करेंगे इन क्लासिफिकेशन में। लेकिन हम एक चीज देखेंगे, जैसे हमने बेंथम हुकर साहब का देखा, बेंथम हुकर साहब ने स्पर्मेटोफाइटा को केवल क्लासिफाई किया, ठीक है। हमने एंगलर पेरेंटल साहब का देखा, एंगलर पेरेंटल साहब ने क्या किया, हम देखेंगे आज एंगलर पेरेंटल साहब का वर्क देखेंगे, हम A.W. आइकलर का देखेंगे, ठीक है ना। तो जो ये लोग हैं ये केवल प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हैं, केवल प्लांट्स को। लेकिन अगर किंगडम सिस्टम जिसने दिया, 2 किंगडम सिस्टम लीनियस साहब ने दिया, अंश हैकल साहब ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 4 किंगडम कॉपलैंड साहब देंगे, 5 किंगडम विटेकर साहब देंगे, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वुथ साहब देंगे। तो ये नहीं है कि ये केवल एनिमल को ही क्लासीफाई करेंगे या प्लांट को क्लासीफाई करेंगे, नहीं, ये ऑल ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए इनके किंगडम सिस्टम हैं क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। बाकी जो और लोग आए, बेंथम हुकर साहब आए, हम देखेंगे एंगलर पेरेंटल साहब आएंगे, A.W. आइकलर साहब आएंगे, ये क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर प्लांट को क्लासीफाई कर रहे हैं। ये चीज़ आपके मित्रों जरूर माइंड में रहे। क्वेश्चन आ जाए कि किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम की शुरुआत किसने की, तो किसने की किंगडम की शुरुआत, किंगडम में बांटना किसने स्टार्ट किया, लीनियस साहब ने, लीनियस साहब ने किंगडम की शुरुआत की। वैलिड? तो मित्रों ये याद रखना, उन्होंने 2 किंगडम एनिमेलिया और प्लेंटी 2 किंगडम दिए थे, ठीक है। तो आ जाते हैं जरा इनके काम पर आ जाते हैं कि क्या किया इन्होंने। कोई बात नहीं,
तो मित्रों इन्होंने क्या किया, किंगडम प्लेंटी को A.W. आइकलर साहब की जो मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन जो मित्रों दिया 1886 में दिया, 1886 में दिया, और 1883 और 1884 के अराउंड जेना प्लांटेरम फिनिश की थी बेंथम हुकर साहब ने। उसके बाद 2 साल बाद इनका क्लासिफिकेशन आता है A.W. आइकलर साहब का। क्या कहते हैं कि जो किंगडम है प्लेंटी, किंगडम प्लेंटी को क्लासिफाई करते हैं ये क्रिप्टोगैमी और फैनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी क्रिप्टोगैमी फैनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी फैनरोगैमी में हम देखेंगे, क्रिप्टो का मतलब क्या, हिडन, जिसमें हिडन गैमिट्स हों या हिडन सेक्स ऑर्गन्स हो। क्रिप्टो का मतलब मैं लिख देता हूं हिडन गैमिट्स या सेक्स ऑर्गन जिसमें हिडन हो, तो वो कहलाएगा क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी कहलाएगा वो। और फैनरोगैमी मित्रों कहलाएगा वो जिसमें ये चीजें विजिबल हो। तो विजिबल गैमेट्स और या सेक्स ऑर्गन भी आप बोल सकते हो, या सेक्स ऑर्गन्स जिसमें ये विजिबल हो वो फैनरोगैमी, और जिनमें हिडन हो ये क्रिप्टोगैमी। अब क्रिप्टोगैमी के अंदर मित्रों ये 3 डिवीजन बना रहे हैं, ध्यान से देखना, 3 डिवीजन आ रहे हैं क्रिप्टोगैमी के अंदर। एक तो डिवीजन आएगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। एक डिवीजन आएगा मित्रों ब्रायोफाइटा, और एक डिवीजन आएगा मित्रों टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैमी के अंदर 3 डिवीजन आए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। वैलिड मित्रों। उसके बाद फैनरोगैमी के अंदर इन्होंने 2 डिवीजन लिए। एक डिवीजन लिया जिम्नोस्पर्मी, और एक लिया एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी या जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, हम ये लिख देते हैं, ए नहीं लगाते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, ये डिवीजन बना दिए। एक डिवीजन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। 3 डिवीजन है क्रिप्टोगैमी के अंदर, और मित्रों 2 डिवीजन हैं फैनरोगैमी के अंदर। अब इनकी क्लासिफिकेशन की सबसे बेस्ट बात क्या थी मित्रों? इनकी क्लासिफिकेशन की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक है। ये क्लासिफिकेशन कैसा है? फाइलोजेनेटिक। ठीक है ना? देखिए कैसे है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। मतलब मोस्ट प्रिमिटिव किसको कह रहे हैं? ये थैलोफाइटा कह रहे हैं ना। और जो इनको कह रहे हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट एडवांस, वो एडवांस है। जबकि हमने बेंथम हुकर साहब का देखा, नेचुरल था, नो डाउट। बेंथम हुकर साहब का क्लासिफिकेशन नेचुरल था, सिंपल था, सिंपलेस्ट था, नेचुरल था, बट फाइलोजेनेटिक नहीं था। फाइलोजेनेटिक की वहाँ उन्होंने गड़बड़ कर दी थी बेंथम हुकर साहब ने। ठीक है ना? तो लेकिन यहाँ पर फाइलोजेनी का पूरा ध्यान रखा गया है, और वो भी डिवीजन लेवल तक।
डिवीजन लेवल तक फाइलोजेनी को शो कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ठीक है मित्रों, ये तो रहा A.W. आइकलर साहब का क्लासिफिकेशन जिसमें ये किया गया, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अब मित्रों आता है एंगुलर पेरेंटल साहब का क्लासिफिकेशन। तो एंगुलर पेरेंटल साहब का क्लासिफिकेशन एंगुलर पेरेंटल साहब का क्लासिफिकेशन आता है A.W. आइकलर क्लासिफिकेशन के बाद। ये क्या बताते हैं, ये किंगडम प्लेंटी को क्लासिफाई करते हैं दो सब किंगडम्स के अंदर। एक सब किंगडम बनाते हैं ये मित्रों थैलोफाइटा, और एक किंगडम बनाते हैं ये एम्ब्रियोफाइटा। एक किंगडम बनाया थैलोफाइटा और एक सब किंगडम नहीं बोलूंगा, बिग सॉरी फॉर दैट, किंगडम प्लेंटी के सब किंगडम बनाए, मैं लिख देता हूं सब किंगडम, ये भी सब किंगडम है। एक तो बनाया थैलोफाइटा और एक बनाया एम्ब्रियोफाइटा। अब देखिए थैलोफाइटा या एम्ब्रियोफाइटा जो इन्होंने सब किंगडम्स बनाए वो किस बेस पर बनाए हैं, इनका जो बेसिक बेस है वो क्या है। तो मित्रों इनका जो बेस है ना वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो। याद रखना है बात, जो सब किंगडम ये बना रहे हैं ये बनाए ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की एब्सेंस के बेस पर या प्रेजेंस के बेस पर एंगुलर पेरेंटल साहब बनाते हैं दो सब किंगडम, एक थैलोफाइटा बनाते हैं मित्रों, एक एम्ब्रियोफाइटा बनाते हैं। फिर हम देखेंगे एम्ब्रियोफाइटा के अंदर ये बनाएंगे दो डिवीजन। अब एम्ब्रियोफाइटा के अंदर मित्रों दो डिवीजन बनाते हैं, एक बनाते हैं जूडियोगैमी और एक बनाते हैं साइफनोगैमी। साइफनोगैमी। जूडियोगैमी में बोले तो इनको वो रखेंगे, मतलब इस ग्रुप में, इस डिवीजन में वो प्लांट रखे जाएंगे जिनके गैमेट्स मोटाइल होंगे और जो एम्ब्रियो बनाए, क्योंकि एम्ब्रियोफाइटा के अंदर आता है, ठीक है ना। थैलोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा दो सब किंगडम बनाए, तो एम्ब्रियोफाइटा के अंदर आ रहा है जूडियोगैमी। तो जूडियोगैमी में वो प्लांट्स आएंगे मित्रों जिनके गैमेट मोटाइल होंगे, ठीक है। मेल गैमेट मोटाइल होगा, फीमेल गैमेट लार्ज होगा, इमोटाइल होगा। और इसके साथ साथ वो क्या करें, एम्ब्रियो भी बनाए, तो वो आएंगे एम्ब्रियोफाइटा के अंदर, वो जूडियोगैमी कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं मोटाइल गैमेट, इसके बेस पर जूडियोगैमी है। मोटाइल गैमेट क्या है, मेल गैमेट है, मेल गैमेट मतलब जो मेल गैमेट होगा
मेल गैमिट में इस तरह से बना देता हूँ ताकि थोड़ी फीलिंग आए आपको कि हाँ मेल की बात हो रही है, ठीक है ना। वैसे इस तरह का होता नहीं है, मेल गैमिट साइज में छोटा होगा। लो जी मिटा ही देते हैं, कभी आप मित्रों है ना कुछ और पता नहीं ना, कुछ और कंक्लूड कर लो आप। ये मेल गैमिट है। अब मेल गैमिट में मित्रों ये स्विम करता हुआ मोटाइल गैमिट होगा। मेल गैमिट इज मोटाइल एंड स्मॉल इन साइज जूडियोगैमी के अंदर। फीमेल गैमिट जो होगा मित्रों वो बड़ा होगा। ये फीमेल गैमिट है, मैं लिख देता हूं इसके अंदर फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट, ये मेल है मेल गैमिट। मेल गैमिट कैसा है? मोटाइल है। और ये कैसा है मित्रों? इमोटाइल। अब स्विम करता हुआ जाएगा जी, चलो ठीक है, स्विम कर रहा है। स्विम के लिए इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे ये स्विम कर सके। और स्विम करेगा तो किस में करेगा मित्रों? वाटर में स्विम करेगा ये, नो डाउट। भाई टेरेस्ट्रियल ग्राउंड में तो स्विम कर ही नहीं सकता। अगर स्विम करेगा तो किस में करेगा? वाटर में करेगा। स्विम करता हुआ पहुंचेगा फीमेल गैमीट तक, और फीमेल गैमीट तक जब पहुंच जाएगा तो दोनों मिलकर मित्रों ये बनाए जाइगोट। और जाइगोट जब बन जाए, दोनों के फ्यूजन से, फ्यूज हुए दोनों, मैं फ्यूजन लिख देता हूं। और फ्यूजन से जब जाइगोट बना, जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो बनाए, ये भी जरूरी है। तो ये सारा मैटर रहेगा जूडियोगैमी का, ठीक है। एम्ब्रियो नहीं बना रहा, खाली जाइगोट बना रहा है, हम देखेंगे मित्रों उसको हम एम्ब्रियोफाइटा में नहीं रखेंगे। एम्ब्रियोफाइटा की दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि वो जाइगोट भी बनाए, मतलब नहीं, पहली कंडीशन ये नहीं है। पहली कंडीशन क्या है कि मेल गैमीट स्मॉल हो, मोटाइल हो, ठीक है। फीमेल गैमीट क्या हो? लार्ज हो, इमोटाइल हो, वैलिड। उसके बाद जब फ्यूज करें वो जाइगोट बनाए, जाइगोट एम्ब्रियो बनाए, तब वो एम्ब्रियोफाइटा के अंदर आएगा। साइफोनोगैमी के अंदर मित्रों, साइफोनोगैमी के अंदर इन्होंने रखे जिम्नोस्पर्म, जिम्नो को रखा, मोनोकॉट्स को रखा और डाइकॉट को रखा। डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म पूरा लिख देता हूं। जिम्नोस्पर्म रखे साइफोनोगैमी में, मोनोकॉट रखा, डाइकॉट रखा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन दिया एंगलर पेरेंटल साहब ने। अब यहां भी आपने क्या देखा मित्रों? बेंथम हुकर साहब ने क्लासिफिकेशन दिया, केवल प्लांट्स को लेके कर रहे हैं वो। स्पर्मेटोफाइटा को ही तो क्लासिफाई किया था उन्होंने, ठीक है ना। स्पर्मेटोफाइटा की बात कर रहे थे वो, ठीक है। अब उसके बाद हमने A.W. आइकलर साहब का देखा। A.W. आइकलर साहब ने भी किसके बारे में दिया? प्लांट्स को लेकर दिया, ठीक है। हमने देखा एंगलर पेरेंटल साहब का। एंगलर पेरेंटल साहब ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो भी प्लांट को लेकर दिया। तो मित्रों मैं यही कहना चाह रहा था, जो इस तरह के क्लासिफिकेशन आ रहे हैं वो लोगों ने जो दिए वो केवल प्लांट्स को लेकर दिए, जबकि जो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से लेकर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक बात कर लें, हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक बात कर लें, वो सारे ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, ना कि अकेले प्लांट की बात करेंगे या अकेले एनिमल की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? फीलिंग तो आ रही है ना मित्रों? ठीक है, फीलिंग बराबर है। लाइफ साइंस इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। तो मित्रों ये दिया एंगलर पेरेंटल साहब का क्लासिफिकेशन है। अब मित्रों इसके बाद जब इनका समय फिनिश होता है तब आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं मित्रों टाइम ड्यूरेशन से इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको चीजें इजीली आपके माइंड में रहें कि कौन सा वक्त चल रहा था, कौन लोग आ रहे थे, कौन कौन लोग आए, किन किन लोगों ने क्या क्या बातें बताई। अगर टाइम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, टाइम के हिसाब से चलेंगे और देखेंगे तो हम एक तो मित्रों उन लोगों की तरह सोच पाएंगे, अपनी मेंटलिटी को उन लोगों की तरह रख पाएंगे हम। दूसरा, हमें
मेमोराइज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम ज़्यादा लंबे समय तक उसको लर्न भी रख सकते हैं अपने दिमाग में। इसीलिए मैं थोड़ा इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। कराने को मैं करा देता कि जी ठीक है, पहले हिस्ट्री ले लेते हैं, हम ले ली हिस्ट्री, बता दिया जिसका जो मन में आया। मैंने वितयकर साहब का बता दिया पहले, फिर मन आया बेंथम हुकर साहब का, वो बता दिया, मन आया मेरा एंगलर पेरेंटल साहब का, वो बता दिया। लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती मुझे जो लगता है मुझे लगता है आपको दिक्कत आती, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हम टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब इनके बाद जो क्लासिफिकेशन आया वो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और जिसको दिया कॉपलैंड साहब ने। देखिए और मित्रों मैंने बताया अगर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया है, तो जाहिर सी बात है वो मित्रों ना अकेले एनिमल की बात करने वाले हैं, ना अकेले प्लांट की बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे ऑल ओवर ऑर्गेनिजम्स की, उनको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है जी, देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा, इस बात पर भी आ जाते हैं जरा, कॉपलैंड साहब के क्लासिफिकेशन पर। अच्छा, एक चीज और रह गई इसमें, एक चीज और बताता हूं मित्रों। इसमें एंगलर पेरेंटल साहब के क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा, एंगलर पेरेंटल जो साइफनोगैमी था, सुन लीजिए, साइफनोगैमी, एक चीज और रह गई है, साइफनोगैमी जो था, ओहो, साइफोनोगैमी, जो साइफोनोगैमी था इसको बांटा जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट। अब देखिए इसमें देखिए जरा, क्या फाइलोजेनी ठीक है? क्या फाइलोजेनी ठीक है? नहीं है। आज के हिसाब से अगर हम देखें 2022 के हिसाब से, या हम देखें जो वितयकर साहब के क्लासिफिकेशन के बाद के हिसाब से देखें, तो ये फाइलोजेनी ठीक नहीं है। बट इनके टाइम तक यही फाइलोजेनी मानी जाती थी सही, कि जी पहले जो मोनोकॉट्स हैं वो प्रिमिटिव हैं, ये माना जाता था, मोनोकॉट प्रिमिटिव हैं और डाइकॉट एडवांस हैं। मोनोकॉट को क्या माना जाता था? प्रिमिटिव, एंगलर पेरेंटल के क्लासिफिकेशन तक, ठीक है। मोनोकॉट प्रिमिटिव मान लिए गए थे और डाइकॉट एडवांस मान लिए गए थे। बाद में हचिंसन साहब, जो हचिंसन साहब थे, हचिंसन साहब ओहो यार, बड़ा बड़ा लिखता हूं जो थोड़ा सा ना आपको दिखाई दे। हचिंसन साहब, बाद में हचिंसन साहब ने ये बताया कि ये जो फाइलोजेनी है एंगलर पेरेंटल साहब जो बताकर गए हैं वो सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि जो डाइकॉट है, इन्होंने बताया जो डाइकॉट है वो मोर प्रिमिटिव है। क्या लिख देता हूं, डाइकॉट जो है वो तो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव डाइकॉट प्रिमिटिव है, और जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट जो है वो एडवांस है, और जो रियल में है भी, एक्चुअल में डाइकॉट जो है प्रिमिटिव है वो, और जो मोनोकॉट्स हैं वो एडवांस है। लेकिन एंगलर पेरेंटल साहब के टाइम तक मित्रों यही माना जाता था कि मोनोकॉट जो है वो प्रिमिटिव है, डाइकॉट जो है वो एडवांस है। लेकिन फिर हचिंसन साहब ने आकर इस बात को सुधारा, बताया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मोनोकॉट प्रिमिटिव है, एक्चुअल में प्रिमिटिव डाइकॉट है, मोनोकॉट एडवांस है, ये बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों आ जाएगा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया मित्रों
इन 1956 के अंदर 1956 में ये क्लासिफिकेशन दी गया और देने वाले जो साहब थे वो कॉपलैंड साहब थे। कॉपलैंड इन्होंने दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं मित्रों मोनेरा के अंदर। एक तो मोनेरा बनाते हैं किंगडम, एक किंगडम प्रोटिस्टा बनाते हैं, एक किंगडम प्लेंटी बनाते हैं और एक किंगडम एनिमेलिया बनाते हैं। इन्होंने 4 किंगडम बनाए। अब मित्रों कुछ खास तो था नहीं इसमें, केवल मैं अगर ये कहूं कि ये केवल लीनियस साहब के ही एक्सटेंशन चल रहे हैं, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस साहब का एक्सटेंशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन ये भी लीनियस साहब का एक्सटेंशन, बट जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होगा ना मित्रों, वो एक्सटेंशन नहीं होगा इनका। वो हम देखेंगे वितेकर साहब के क्लासिफिकेशन में वो बहुत सी चीज़ों को कंसीडर करके क्लासिफिकेशन देंगे जो कि एक्सटेंशन नहीं है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का। बाकी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जब लीनियस साहब ने दिया, बाकी लोगों ने तो आकर उसको एक्सटेंड ही किया। हैकल साहब ने भी एक्सटेंड किया, कॉपलैंड साहब ने थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया, 4 किंगडम बना दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, एनिमेलिया। बट किंगडम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वितेकर साहब का, उसमें ऐसा नहीं है कि वो एक्सटेंशन है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो ठीक है। अब मित्रों हम बात करें फाइलोजेनी देखें तो फाइलोजेनी तो चलो ठीक है, सेट है, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, फंजाई और राइट टू लेफ्ट अगर लिखा है, सीरियल ये दिया है तो आपको यही ऐसे ही लिखना है। वो बातें मित्रों मैं कर चुका हूँ, ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है ना। बुजुर्ग लोग कहते हैं ज़्यादा खींची चीज़ भी टूट जाया करती है, इसलिए मैं उस बात पर नहीं आ रहा। तो ठीक है, ये दिया जी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने? कॉपलैंड साहब ने। अब मित्रों अब क्या है, अब देखिए बात की इन्होंने 1956 में, ठीक है। उधर 3 साइंटिस्ट हिचगू, स्पार्गो, ग्रीन लगे हुए थे आईसीबीएन के रूल लिखने में। आईसीबीएन के रूल लिखने में वो लगे हुए थे। जब 1931 में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया आईसीबीएन के रूल, मतलब मैं अगर बात करूं इन 1931 से लिखना स्टार्ट किया बुक को। आईसीबीएन मित्रों बुक है, कोई संस्था नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक बुक है जिसके अंदर आईसीबीएन के अंदर प्लांट्स के नाम के रूल लिखे हुए हैं कि नाम जो रखना है प्लांट्स का, उसके क्या क्या रूल होने चाहिए। जो किसी स्पीसीज के नाम लिखोगे आप, उनके क्या रूल होने चाहिए, उनको कैसे फॉलो करना है, वो लिखे हैं। तो 1931 से 1931 से आईसीबीएन लिखनी स्टार्ट की गई। और मित्रों जो इसको यूज में लाया गया वो 1961 से लाया गया यूज में, ठीक है। तो सीधी सी बात है 1956 के बाद जो दुनिया के सामने काम आया डाइवर्सिटी के अंदर, या मैं बोलूं टैक्सोनॉमी के अंदर जो काम आया, वो क्या आया इस फील्ड में, इस सब्जेक्ट में? वो काम आया ये कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आईसीबीएन को हम पढ़ेंगे। ये नहीं है कि वितेकर साहब को पढ़ेंगे। वितेकर साहब का मित्रों काम देखेंगे, वो आएगा 1969 में। वितेकर साहब का क्लासिफिकेशन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया वितेकर साहब ने, वो 1969 में आया। लेकिन 1969 से पहले कौन सा सन आता है? 1961 आता है। सीधी सी बात है भाई, 1956 के बाद और 1971 से पहले तो 1961 आता है। तो हम 1961 के काम को पहले देखेंगे, वितेकर साहब के काम को बाद में देखेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक? तो ठीक है, आ जाते हैं। तो मैंने बताया 3 साइंटिस्ट थे, हिचगू, स्पार्गो, ग्रीन, जिन्होंने बुक लिखनी स्टार्ट की इन 1931 से, काम फिनिश कर लिया। और जो रूल्स बनाए वो यूज होना कब से स्टार्ट हुआ? इन 1961 से। तो बात आ जाती है आईसीबीएन के रूल क्या है। ठीक है जी, हम रूल्स पे आ जाते हैं, आईसीबीएन के रूल्स पर। देखो जी, आईसीबीएन
आईसीबीएन का मतलब क्या है? आईसीबीएन का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, एक सेकेंड, नॉमेनक्लेचर, ये फुल फॉर्म है आईसीबीएन की। आईसीबीएन कोई संस्था नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आईसीबीएन एक बुक है जिसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं, वैलिड। यूज में कब लेना स्टार्ट किया गया इसको, आईसीबीएन को, इस बुक को कब यूज में स्टार्ट हुआ? इन 1961, लिखनी स्टार्ट हुई 1931 से। ठीक, रूल क्या है मित्रों? इसके रूल्स पे आ जाते हैं। अब मित्रों यहां से क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे, डिफरेंट फॉर्म बनाएंगे क्वेश्चन की, कि इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, डिफरेंट स्टेटमेंट बनाते हैं वो ऑप्शन में। और मित्रों होता ये है, मैं आपको एक प्रॉब्लम और बताता हूं कि कुछ चीजें ना स्टूडेंट ये सोच लेता है यार ये तो मेरे को अब आ गई, अब ये तो जाने वाली है नहीं, ठीक है, और उसको सोचकर वो क्या करता है, छोड़ता रहता है, बाकी चीजों को रिवाइज करता रहता है। वो जैसे ही चीज आई, अरे ये तो आती है, हटो यार, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ लिया। और मित्रों इस बात को एग्जामिनर जानता है, इस बात को एग्जामिनर बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आपने कहाँ गलती की थी और किस चीज पर ज्यादा जोर दिया था। तो हल्के फुल्का वो उस सेक्शन से ही ले लेता है जिसमें आपने लापरवाही दिखाई थी। जैसे फुल फॉर्म ही पूछ ली, नीट के एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछ ली, बताओ फुल फॉर्म भी कोई पूछने की चीज है? चलो पूछ ली। क्यों पूछ ली एग्जामिनर ने? वो इसलिए पूछ ली क्योंकि वो जानता था बच्चा जब यहां से निकलेगा ना तो इसको स्किप करके निकलेगा, आते हुए भी स्किप करेगा, इसको रिवाइज नहीं करेगा, पूछ लेता है और स्टेटमेंट बनाना तैयार कर देता है। और मित्रों स्टेटमेंट ऐसी बनाता है कि चारों में कंफ्यूजन, मतलब हाँ कंफ्यूजन पैदा हो जाती है एग्जाम में बच्चे को, अब फंस गए, अब बैठे हैं, क्या है, ठीक है ना। तो बहुत कम बच्चे ही ऐसे होते हैं जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, बहुत कम, ज़्यादातर तो गलती कर देते हैं। और मित्रों किसी भी एग्जाम का ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मोटिव पता है क्या होता है? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मोटिव सिलेक्शन करना नहीं होता ज़्यादा, उनका मोटिव होता है रिजेक्शन ज़्यादा करना। कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं नीट के, ज़्यादा सिलेक्शन थोड़ी करना है एग्जामिनर को तो ज़्यादा बच्चों का रिजेक्शन करना है, सिलेक्शन तो थोड़े से बच्चों का करना है। बात समझ में आई? तो वो क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं? वो क्वेश्चन बनाएंगे ज़्यादातर रिजेक्शन के लिए क्वेश्चन बनाएंगे, जहाँ बच्चे ज़्यादा लापरवाही करें उस चीज़ के लिए क्वेश्चन बना, और होता यही है मित्रों। तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। हालांकि NCERT की बुक है जो +1 की, उसमें दो बातें हैं। ICBN को लिखा हुआ है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ऑफ है, और जबकि ICZN को अगर हम देखेंगे, ICZN तो इसका क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब यहां से सुनिए, ICZN में ऑफ नहीं है, 4 है। NCERT में जो लिखा है, मैं NCERT की बात कर रहा हूं, 4 है, यहां ऑफ है, ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर यहां 4 है। लेकिन मित्रों इस चीज पर आप मत जाना कि 4 लिखा है, ऑफ लिखा है, इट डजंट मैटर। एग्जाम में अगर आ जाए, एग्जाम में अगर आप इस बात पर अड़ जाओ, नहीं जी ICZN आ गया, इसमें तो ऑफ लिखा है और 4 का ऑप्शन ही नहीं है,
तो मित्रों इस बात पर मत जाना, 4 भी लिख सकता है, ऑफ भी लिख सकता है, 4 इसमें भी लिख सकता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर या इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर जो लिखा है, 4 इसमें भी लिख सकता है, इसमें ऑफ भी दे सकता है वो ऑप्शन में। तो वहाँ उस चीज़ को इशू मत बनाना, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना, ठीक है मित्रों। तो आईसीबीएन के रूल्स पर आ जाते हैं, आईसीबीएन के रूल्स क्या हैं, ठीक मित्रों। आईसीबीएन ने जो रूल दिए, वो रूल दिया कि जी किसी भी स्पीसीज का जो नाम होगा, किसी भी स्पीसीज का जो नाम दिया जाएगा वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब नाम बना होगा 2 वर्ड का। मैंने बोला किसी भी स्पीसीज का जो नाम होगा, स्पीसीज का नाम जो होगा, स्पीसीज नेम, वो 2 वर्ड्स का बना होगा, 2 वर्ड्स का, ठीक है। 2 वर्ड्स में एक वर्ड होगा जेनरिक नेम और एक वर्ड होगा स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम जीनस को शो करेगा, शो जीनस, और स्पेसिफिक एपिथेट शो करेगा स्पीसीज को, स्पीसीज नेम, शो नेम ऑफ स्पीसीज, नेम ऑफ स्पीसीज को शो करेगा स्पेसिफिक एपिथेट, जेनरिक नेम शो करेगा जीनस को, ठीक है। तो 2 वर्ड्स का बना होगा या 2 कंपोनेंट होंगे जो फॉलो करवाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के देने वाला जन्मदाता जो है, देने वाले जो हैं, फाउंडर जो हैं, वो लीनियस साहब हैं। लीनियस साहब इसको देकर गए थे सिस्टेमा नेचर के अंदर, सिस्टेमा नेचर के अंदर, सिस्टेमा नेचर के अंदर 1 अगस्त 1758 को जो 10th एडिशन इनका पब्लिश हुआ, ठीक है। चलो जी एग्जाम्पल बताता हूं मित्रों, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस नाम के, इस रूल के अकॉर्डिंग। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंने ले लिया। तो 2 शब्द का बना है, एक शब्द है इसमें जेनरिक नेम, ये जीनस को दिखाता है, मैं बोल दूं ये जेनरिक नेम है, जेनरिक नेम, और ये मित्रों स्पेसिफिक एपिथेट को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ये स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेसिफिक एपिथेट। अब जेनरिक नेम किसको शो कर रहा है? जीनस को, और स्पेसिफिक एपिथेट किसको शो करता है? नेम ऑफ स्पीसीज को। वैलिड, मतलब इंडिका, इन मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका एक स्पीसीज को शो कर रही है, ठीक है मित्रों। एक बात और याद रखना, जीनस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इन मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका इज ए स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल बात सही है। मैं ये बोलूं खाली केवल ये बोलूं इंडिका रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, ये गलत है, क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है स्पेसिफिक एपिथेट का। अगर जीनस है उसके साथ तो इंडिका क्या है? एक स्पेसिफिक एपिथेट है। अगर जीनस नहीं है तो इंडिका कुछ नहीं है, फिर ये लगा लेना। इंडिका क्या है? अब इंडिका क्या है? कुछ नहीं है। अब इंडिका क्या है? अब इंडिका क्या है? अब इंडिका एक स्पेसिफिक एपिथेट है जो एक स्पीसीज के नेम को शो कर रहा है। तो ये तो हो गया मित्रों पहला रूल। अब दूसरे रूल की बात आ जाती है। दूसरा रूल क्या बनाया आईसीबीएन ने? दूसरा रूल ये बनाया मित्रों कि जो नेम लिखा जाएगा, जो नाम लिखा जाएगा, नेम शुड बी लेटिन लैंग्वेज, लेटिन लैंग्वेज में होगा, शुड बी इन लेटिन लैंग्वेज, लेटिन लैंग्वेज में होगा। पहली प्रायोरिटी तो दी जाएगी लेटिन लैंग्वेज को, और लेटिन लैंग्वेज को भी ना देकर चाहो तो ग्रीक लैंग्वेज, मतलब मैं लिख सकता हूं कि लेटिन और ग्रीक लैंग्वेज में नाम लिखे जाएंगे, ग्रीक, इस लैंग्वेज में नाम लिखे जाएंगे,
इसमें भी पहली प्रायोरिटी मित्रों लैटिन लैंग्वेज को दी जाएगी, दूसरी प्रायोरिटी दी जाएगी ग्रीक को, क्योंकि ये दोनों डेड लैंग्वेज हैं। ये दोनों कैसी हैं? डेड लैंग्वेज हैं, इसीलिए इस लैंग्वेज में लिखा जाएगा नाम। ये नहीं है इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, नहीं, उर्दू में लिख दिया, संस्कृत में लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। कोई भी नाम है उसका लैटिनाइजेशन करके, उसको लैटिन में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो, ठीक है मित्रों। डेड लैंग्वेज पर मैं आता हूँ। डेड लैंग्वेज क्या है? डेड लैंग्वेज बता रखी है जी किसी किसी बुक में कि डेड लैंग्वेज एक्चुअल में वो है जो यूज़ में नहीं है। तो मित्रों ऐसा नहीं है कि डेड लैंग्वेज यूज़ में नहीं है। आप एक बात बताओ, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आप यूज़ में नहीं ले रहे हो क्या? इसको ले रहे हो ना, तो कैसे यूज़ में नहीं है? यूज़ में है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जब करते हो आप तो यूज़ में नहीं ले रहे क्या? उसको ले तो रहे हो। तो मेरे हिसाब से, या मैं मानूं तो मैं डेड लैंग्वेज उसको थोड़ा कहना सही समझूंगा कि डेड लैंग्वेज ये इस वजह से है कि जिस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के अपने खुद के शब्द नहीं हैं। अपने खुद के शब्द, जैसे मैंने बोला कि संस्कृत को भी चाहो तो लैटिन में लिख सकते हो आप, लैटिनाइज करके संस्कृत को लिख लो। इंग्लिश को लिखना मतलब इंग्लिश वर्ड को लैटिनाइज करके लिख लो, इंग्लिश में हो गया वो। मैंजीफेरा इंडिका मैंने लिखा जो नाम, मैं लिख रहा हूँ मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका मैंने कह दिया लैटिन लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन मित्रों इस लैटिन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट तो इंग्लिश लैंग्वेज कर रही है, मान रहे हो ना? इसको रिप्रेजेंट कौन कर रही है? इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं कहूँगा डेड लैंग्वेज वो होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने वर्ड्स नहीं है, किसी दूसरे लैंग्वेज से वर्ड लिए जाएं तो उस लैंग्वेज को हम डेड लैंग्वेज मानेंगे। चलो जी, ये भी हो गया, ये रूल भी हो गया। एक रूल देते हैं आईसीबीएन वाले कि जो जेनरिक नेम होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा और जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा उसको स्टार्ट किया जाएगा स्मॉल लेटर से। मतलब जेनरिक नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। while specific epithet start with small letter। अब लेटर मित्रों किसी का भी हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है। मतलब जिस भी भाषा को आप लैटिनाइज करके लिख रहे हो तो उस भाषा का स्मॉल और कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे मैंजीफेरा इंडिका मैंने लिखा, मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा में जीनस मैंजीफेरा है, तो मैंजीफेरा में एम कैपिटल है, इंडिका का जो आई है वो स्मॉल लेटर है, कैपिटल में नहीं लिखना। एक रूल ये बनाया, एक रूल मित्रों ये बनाया इन्होंने कि जब ये दोनों नाम लिखे जाएं तो अगर आप हाथ से लिखते हो नेम्स को तो दोनों नाम को सेपरेटली अंडरलाइन करोगे आप। ये बोला कि अगर आप हाथ से लिखते हो, किसी साइंटिफिक नेम को आप हाथ से लिखते हो तो उनको आप क्या करोगे, उनको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, मैंजीफेरा को अलग और इंडिका को अलग अंडरलाइन कर दिया। और अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो प्रिंट जब करोगे आप इटैलिक्स में इसको शो करोगे। इटैलिक्स बोले तो जब हम प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स थोड़ा तिरछा लिखा जाता है, टेढ़ा होता है इटैलिक्स में। एक ये रूल आया, ठीक है मित्रों। और एक बताता हूँ, तो ये हो गया चौथा। पांचवा रूल भी बता दिया मैंने कि इटैलिक्स में लिखा जाएगा। एक रूल मित्रों इनका ये आता है कि अगर कोई साइंटिस्ट जो डिस्कवर करता है इस नेम को, जो बताता है कि जी प्लांट का ये नाम होना चाहिए, प्लांट का ये नाम होना चाहिए, जो भी साइंटिस्ट बताता है, जो भी टैक्सोनॉमिस्ट बताता है, ठीक है, वो अगर अपना नाम लिखना चाहे, अगर वो अपना नाम लिखना चाहे तो वो लिख सकता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो अपना नाम जो लिखेगा वो शॉर्ट फॉर्म में, साइंटिस्ट नेम जो आएगा, साइंटिस्ट नेम
वो शॉर्ट फॉर्म में होगा, शॉर्ट फॉर्म, या बोले हम एब्रीवेटेड फॉर्म, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, एक रूल ये आया, जो नाम लिखा जाएगा उसका ना तो वो अंडरलाइन किया जाएगा ना वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। एक रूल ये भी था, जैसे मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका लिन, ये लिख दिया, मेंजीफेरा इंडिका लिन। एक रूल ये भी था मित्रों कि साइंटिस्ट का नाम कहां लिखा जाएगा, तो साइंटिस्ट का नाम लिखा जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट के बाद। साइंटिस्ट का नाम कहां लिखा जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाएगा साइंटिस्ट का नाम, और जो नाम लिखा जाएगा वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा या एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। एक रूल था, ना उसको अंडरलाइन किया जाएगा ना उसको इटैलिक्स में लिखा जाएगा, ये रूल था। बात समझ में आई? जैसे मैंने लिख दिया मेंजीफेरा इंडिका लिन, मतलब ये नाम लीने साहब ने दिया था, मेंजीफेरा इंडिका, इस तरह से ये आएगा। एक चीज और आती है मित्रों इसमें, एक चीज है टोटोनिम और ऑटोनिम्स। छठा हो गया, सातवां भी हो गया, आठवें रूल पर आते हैं। आठवां रूल हो जाता है कि इन प्लांट क्लासिफिकेशन या इन द नेमिंग ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन नहीं बोलेंगे बल्कि ये बोलेंगे इन द नेमिंग ऑफ प्लांट। जब प्लांट की नेमिंग की जाएगी तो टोटोनिम्स आर नॉट अलाउड, टोटोनिम्स आर नॉट अलाउड इन आईसीबीएन। आईसीबीएन में टोटोनिम्स अलाउड नहीं है, जबकि जो आईसीजेडएन है उसमें टोटोनिम्स भी, टोटोनिम्स एंड ऑटोनिम्स आर अलाउड इन आईसीजेडएन। आईसीजेडएन में अलाउड है। जूलॉजी वाले कहते हैं कि हमारे टोटोनिम और ऑटोनिम अलाउड हैं। अब सबसे पहले मित्रों फीलिंग ये आई कि टोटोनिम क्या है, ऑटोनिम क्या है, ये आई ना सबसे पहले। मित्रों टोटोनिम होता है, टोटोनिम क्या है, टोटोनिम देखिए, टोटोनिम, टोटोनिम होता है कि जब स्पेसिफिक एपिथेट, जब जेनरिक नेम, जब जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम हो, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम हो, अगर सेम है तो उस चीज को हम बोलेंगे मित्रों टोटोनिम्स। टोटोनिम्स जैसे नाजा नाजा, नाजा नाजा, जो इंडियन कोबरा है उसको हम नाजा नाजा लिखते हैं। ठीक है, एक नाम है रेटस रेटस, ये तो इंडियन कोबरा नाग का नाम है, जो इंडियन कोबरा है नाजा नाजा, जूलॉजी में लिखते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये टोटोनिम का एग्जाम्पल है। एक है रेटस रेटस, रेटस रेटस, ये मित्रों रेटस रेटस जो चूहा है उसको हम रेटस रेटस बोलते हैं, तो ये टोटोनिम के हैं। टोटोनिम में क्या है, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट सेम होंगे। अगर जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम है तो वो टोटोनिम कहलाएगा, और टोटोनिम केवल और केवल आईसीजेडएन अलाउ करता है, आईसीबीएन इसको अलाउ नहीं करता। ठीक है, अब जैसे प्लांट में नहीं देखा होगा आपने ऐसा कि मेंजीफेरा, मेंजीफेरा देखा कहीं, मेंजीफेरा, मेंजीफेरा में लिख दूं तो ये गलत है मित्रों। इस तरह से आप नाम को नहीं लिख सकते प्लांट में। एनिमल के अंदर लिख सकते हैं, रेटस रेटस लिखे, नाजा नाजा लिखे, इस तरह के बहुत से एनिमल्स हैं जिनके नाम हैं, क्योंकि अलाउड है आईसीजेडएन, आईसीबीएन में अलाउड नहीं है। दूसरी बात कह रहा है ये ऑटोनिम्स की, आईसीजेडएन ऑटोनिम्स को भी अलाउ करते हैं। अब ऑटोनिम्स क्या है, ऑटोनिम देखिए आप, ऑटोनिम्स, ऑटोनिम्स कहलाता है कि जब स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पेसिफिक एपिथेट, और सब स्पेसिफिक एपिथेट
एपिथेट ये दोनों सेम हो, अगर ये दोनों सेम हैं, मैंने बोला स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है मित्रों ऑटोनिम, ऑटोनिम्स। एक एग्जांपल देता हूं, होमो सैपियन सैपियन, होमो सैपियन सैपियन, होमो सैपियन सैपियन। तो होमो सैपियन सैपियन हम किसको लिख रहे हैं? होमो सैपियन सैपियन हम लिख रहे हैं जो ह्यूमन है उसको। तो होमो सैपियन सैपियन होमोजीनस है। जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट ऑटोनिम में सेम नहीं होते, ऑटोनिम में सेम होते हैं स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पेसिफिक एपिथेट। अगर स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पेसिफिक एपिथेट सेम हैं तो वो है केस ऑटोनिम का। और अगर जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम है तो वो केस है टॉटोनिम का, जो टॉटोनिम और ऑटोनिम केवल ICZN में अलाउ हैं, ICBN में उन्हें कोई जगह नहीं दी जाएगी। ठीक है जी, एक ही हो गया। एक मित्रों रूल आता है, ये एक रूल ये आता है कि जब भी कोई साइंटिस्ट नाम देगा, जब भी कोई साइंटिस्ट किसी स्पीसीज का नाम देगा तो वो एक टाइप स्पेसिमेन उस नाम के साथ भी सेंड करेगा, हर्बेरियम में लगाएगा। मतलब जब भी कोई साइंटिस्ट किसी स्पीसीज का नाम बताएगा तो उसके साथ साथ, नाम के साथ साथ वो एक टाइप स्पेसिमेन भी हर्बेरियम में लगाएगा। तो मित्रों ये थे ICBN के रूल्स। ठीक है, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हो सकता है मेरे से छूट गई हो रूल्स में कुछ, बाकी 9-10 8-9-10 रूल थे इसके, ये ICBN के मैंने बता दिए आपको। और ICBN कब से यूज़ में आना स्टार्ट हुई? इन 1961 से यूज़ में आना स्टार्ट हुई। ठीक है, ठीक है मित्रों, बाकी जो चीज़ें रहेंगी जो छोटी मोटी चीज़ें बची हैं वो क्या होगा कि जैसे जैसे हम करते रहेंगे उसके बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मित्रों, अब 1961 का काम फिनिश, अब हम काम पर आएंगे 1969 के काम पर, जिसका क्या काम था? RH वितैकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और बेस्ट क्लासिफिकेशन माना गया वो। ठीक है ना, अभी तक वो बेस्ट माना जा रहा है। ठीक है, उसमें भी कमियां निकलेंगी आने वाले टाइम में, उसमें भी कमियां निकलेंगी, कोई और क्लासिफिकेशन आएगा। बाकी जो कार्ल साहब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देंगे वो 5 किंगडम का ही एक तरह का लगा लीजिए एक्सटेंशन है, वो कुछ खास नहीं है। बाकी कोई खास आएगा तो वो तब का तब देखेंगे। तो मित्रों मेरे हिसाब से दिस इज मच सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। इसके बाद की जो वीडियो है उस वीडियो में हम काम लेंगे वितैकर साहब का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में मित्रों आपको समझाते हैं। तब तक मित्रों जो मैंने कराया है इसको आप अच्छी तरह करें, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, जो भी आपने सीख लिया है इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन है कोई आपका, तो मुझे मित्रों कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। मैं आपको जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी कोशिश करके आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, चाहे मुझे आपके प्रॉब्लम्स के लिए मित्रों एक वीडियो ही बनानी पड़े। नो डाउट, अगर आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बच्चों की आई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक वीडियो प्रॉब्लम्स की बना दूंगा समझाने के लिए। 10, 15, 20 प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है जी, एक वीडियो बना देते हैं, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, लेकिन पता तो तब लगेगा ना जब मित्रों आप क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम्स आई और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, तब मुझे पता लगेगा। वैसे तो मुझे पता लगेगा नहीं मित्रों। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, आज के लिए उतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।